नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। आज से मेरे साथ में आप प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें मैं आपको पूरे 30 क्वेश्चन दूंगा। इसमें जो आपको 30 क्वेश्चन सारे जनरल नॉलेज के होंगे, GS GK के होंगे और ये टॉपिक वाइज ही होंगे। आपके जो टॉपिक सिलेबस में दे रखा है उसी के ही हिसाब से इसमें पेपर में दे रखे हैं क्वेश्चन। तो इनको आज से शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। इन सारे क्वेश्चन को पहले आप खुद भी अटैम्प्ट करिएगा। जिस जगह पे आपको लगता है कि जो आपका कोई भी पोर्शन जो है वो वीक आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, उसको उठा के बाद में आप फिर से दोबारा देख लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा उसके बारे में, जिसमें आपको वो भी चीज़ें अच्छे से आ जाएंगी। चलिए शुरू करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा उसको पहले अपने आप से आप टिक लगा लीजिएगा कि हाँ ये वाला होगा मन में ही, फिर उसके बाद में मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। हम आज का पहला क्वेश्चन हमारा, इसमें 30 क्वेश्चन आपके पूरे रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? 4 ऑप्शन है हमारे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह। इसको बताइए आप कौन सा होगा इसका ऑप्शन चारों में से। इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, शेरशाह। शेरशाह ने रुपया नामक सिक्का निर्गत किया था। इसने मिश्र धातु के सिक्के बंद कर दिए थे। शुद्ध सोने चांदी के और तांबे के सिक्कों का प्रचलन इसने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर हमारा, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उल्बी, फिरदौसी या चंद्रबरदाई। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन इसका प्रमुख इतिहासकार था। तो इसमें हम जानते हैं, इसमें बताइए आप आंसर क्या होगा। महमूद गजनवी के दरबार में शाहनामा के लेखक फिरदौस, अलबरूनी और उल्बी ये सब विद्वान थे, जिसमें से उल्बी महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार था। दरबारी इतिहासकार क्योंकि पूछा गया है तो इसमें दरबारी इतिहासकार उल्बी होगा। फिरदौस ना शाहनामा पूछी जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन पत्तन फुहार किसके तट पर स्थित था? ऑप्शन है हमारे, ताम्रपर्णी या फिर कावेरी या पेरियर या वैगई। इनमें से बताना है हमें कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए इसको जल्दी से। इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा कावेरी। प्राचीन पत्तन फुहार जो है वो कावेरी नदी के तट पर था। फिर अगला ऑप्शन है हमारा, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? इन चारों में से बताना है, स्वर्ण कृता और पलासिनी और गंगा और ऋजुपालिका। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऋजुपालिका। ये ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए भी हुए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो उनको देख लें, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें तेज़ी में, तो फिर उनको वहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही इसका। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के किनारे तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञानोदय का मतलब ज्ञान प्राप्त होना। फिर अगला क्वेश्चन है, राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, बुद्धिहाल या फिर संगन कल्लू, कोल्डी हवा और ब्रह्मगिरी। इन चारों में से बताना है हमें। इनमें संगन कल्लू इस जगह पर राग का टीला पाया गया है। विद्वान कहते हैं कि वहाँ पर गोबर इकट्ठा करके आग लगा दी गई होगी, इसलिए यह टीला बन गया है। फिर अगला छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? इन चारों में से भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में हुआ था, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1862 में, भारत सरकार अधिनियम 1909 में और फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 में। इसमें जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1862 इसका सही आंसर होगा। फिर अगला बढ़ते हैं, हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? 4 ऑप्शन है, पढ़िए इसको जल्दी से। नमक कानून को निरस्त करना था, फिर सरकार के सत्ता की कटौती, या फिर आम लोगों के लिए आर्थिक राहत और भारत के लिए पूर्ण स्वराज। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए जल्दी से याद करके कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नमक कानून को निरस्त करना
के इनका एकमात्र उद्देश्य था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन है, 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, सी ऑप्शन है हमारा 1902 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1905 ईस्वी में। इसमें हमारा कौन सा होगा बताइए जल्दी से इसका आंसर। 8वें का इसमें हमारा ये डी होगा, 1905 ईस्वी में। फरवरी 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन में 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? इसमें हमारे पास ऑप्शन है कलकत्ता, बेलगाम या फिर कराची या फिर बनारस। इन 4 ऑप्शन में हमारा होगा इसका आंसर, बताइए फटाक से। इसका ऑप्शन होगा नंबर डी, बनारस। सरकार ने 19 जुलाई 1905 को, ये 5 है ना, इसको 19 जुलाई 1905 को विभाजन के रूपरेखा जनता के सामने रखी और 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा की गई थी। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उनके दत्तक पुत्र का उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में कर लिया? ये तो हड़प नीति बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी कि किसकी थी, लॉर्ड डलहौजी। ये तो बिना ऑप्शन देखे ही सबको ज़्यादातर याद होता है। ये देखते हैं कहाँ है इसके ऑप्शन, देखिए ये इधर लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड डलहौजी या फिर विलियम बेंटिक या लॉर्ड वेलिंजली ने, इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर देखते हैं 11वां क्वेश्चन हमारा। 11वां क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये हमने बताया भी है आपको, ये वीडियो में बना रखा है इसका हमने। एशिया की सबसे लंबी नदी सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, यांगत्सी है या हुआंग है। इनमें से हमारी कौन सी होगी बताइए, जिसने देख रखा है वीडियो। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका होगा, यांगत्सी नदी चीन की है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं 12वां जो है, बृहद ज्वार कब आता है ये बताना है हमें। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, या फिर जब तेज हवा चल रही हो, या डी हमारा जब रात बहुत ठंडी हो। इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा बताइए फटाक से कि कब बृहद ज्वार आता है। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा। सागरीय जल के ऊपर उठकर तल की ओर आगे बढ़ने की क्रिया ज्वार कहलाती है। इसके लिए सूर्य एवं चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति जिम्मेदार होती है, किंतु चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होता है और 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? बृहद ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, या फिर इस स्थिति को युति विक्टु कहते हैं। और फिर लघु ज्वार आता है जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं, तब वो लघु ज्वार की स्थिति होती है। तो यहाँ पे पूछा हमारा क्या क्या है, बृहद ज्वार। तो बृहद ज्वार ये हो गया, हमारा ए ऑप्शन हो गया इसका। फिर अगला देखते हैं हमारा 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं कहाँ पर होते हैं? अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, या भूमध्य सागर में, या हिंद महासागर में। इन 4 में से बताना है, जल्दी से बताइए इसको फटाफट। इसी तरह से ही क्वेश्चन आपको करते जाना है वहाँ पे भी, एग्ज़ाम में भी। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा 13वें का सी, भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। फिर बताना है, भारत अवस्थित है, भारत की पोजीशन बतानी है हमें ग्लोब पे। अक्षांश 8 डिग्री से 4 डिग्री दक्षिण से 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तर तक, या फिर देशांतर 68 डिग्री से पश्चिम से 97 25 डिग्री पूर्व के मध्य। यह है हमारे भारत की पोजीशन। या फिर बी है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट तक, या देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम के मध्य में है भारत की पोजीशन। फिर 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, या फिर देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य में है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ये याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत क्वेश्चन आता रहता है। सिंपल क्वेश्चन जब भी पेपर बनाएंगे तो इस क्वेश्चन को पूछेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले की संख्या सकल आबादी में कितने प्रतिशत है ये बताना है हमें। 2011 की 29% है, 30% है, 31% है, या 32% है। इनमें हमारा लगभग 31% है। इसका आंसर होगा 31%। भारत की आबादी का लगभग 14 वर्ष से कम आयु के लोग 31% है। फिर उसके बाद डी ये देखते हैं हमारा 16वां क्वेश्चन, साख पत्र L/C दिया जाता है किसके द्वारा? और एक निर्यातकर्ता द्वारा, या फिर एक आयातकर्ता द्वारा, या सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, या जहाजी कंपनी द्वारा। इन 4 में से हमें बताना है, जल्दी से बताइए इसको क्या होता है। ये क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड हमेशा
आयातकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। फिर अगला जो है 17 नंबर से उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड निगम स्थापित है कहाँ पर है? कानपुर में है, लखनऊ में है, आगरा में है या नोएडा में है? इसके बारे में तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, नहीं तो अंधी भी लगाएंगे तो इसमें कानपुर ही लगाएंगे, क्योंकि औद्योगिक का सारा ज़्यादातर कानपुर में ही है हमारे यहाँ। फिर उसके बाद में अगला 18वां क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी किसमें? ए है ऑप्शन हमारा इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, या फिर जनता सरकार के द्वारा, या फिर डी राजीव गांधी के द्वारा। हम इन चारों में हमारा ऑप्शन होगा जनता सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। फिर आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें जो है आप लोग हमें कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसमें, जब इसको कर लेंगे पूरा क्वेश्चन। और फिर देखें आगे, निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप कहा जाता है? ए है M1 M3 या M2 M3 या M4। इसमें जो है सी ऑप्शन होगा M3। इसका फॉर्मूला होता है M3 बराबर M1 प्लस बैंकों की सावधि जमाएँ, बैंकों की सावधि जमाएँ, ये वैसे जमाएँ, ठीक, ये हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें आप इस तरह से पढ़ लीजिए तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कोड से आ जाएंगे। फिर जो है 20 हमारा क्वेश्चन नंबर है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है किससे? योजना आयोग से। थोड़ा छोटा करते तब ज़्यादा साफ समझ में आया शायद आप लोगों को। हाँ, ये धुंधला गया है थोड़ा सा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, बताना है किससे? योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, या वित्त मंत्रालय से, वित्त आयोग से। आर्थिक की बात होगी तो कहाँ से होगी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब आर्थिक की बात होगी तो वो वित्त मंत्रालय से ही होगी हमेशा, ठीक, वित्त मंत्रालय से। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कौन है? LM सिंघवी समिति, या फिर PK हुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, GKV राव समिति। इनमें हमें बताना है कि कौन से क्रम में कौन कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सबसे पहले अशोक मेहता समिति पहले नंबर पे आएंगे, सबसे पहले आएंगे। फिर आते हैं GV कृपलानी, ये GB राव समिति, ये आएंगे। फिर उसके बाद में LG सिंघवी समिति आएंगे तीसरे नंबर पे, ये चौथे आखिरी में। मतलब कि इसका ऑप्शन हो जाएगा C। सबसे पहले आ रहे हैं थर्ड, फिर ये हो गया कालानुक्रम इनका सही C ऑप्शन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। कहाँ पर लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। जिसको इस तरह के ही क्वेश्चन अगर टेलीग्राम पे करने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। रोज़ शाम को 7 बजे 8 बजे आपका क्विज़ होता है, 9 बजे आपका क्विज़ होता है, जिसमें आपके क्वेश्चन रहते हैं। इसी टाइप से ही सारे क्वेश्चन आपको तुरंत एग्ज़ाम की तरह फील आएगा और वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यह है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। कहाँ कहाँ पर? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या फिर या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। इसका ऑप्शन C हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर। ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते रहिए पहले और इसको बताते रहिएगा, मुझे स्कोर भी कमेंट कर दीजिएगा। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, जापान से, दक्षिण अफ्रीका से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से देखिए, इसको मैंने बता रखा है कहाँ से कौन कौन सी चीज़ ले रखी है, वीडियो पड़ी हुई है, ट्रिक से याद करने के लिए बता रखा है कि कैसे इसको याद करना है आपको। तो उसमें कहीं पर भी शून्यकाल को मैंने नहीं बताया, यानी कि शून्यकाल को कहीं से नहीं लिया गया है, ये हमारे भारत की उत्पत्ति है। उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। फिर 24 क्वेश्चन देखेंगे। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? राष्ट्र तथा राज्य की दोहरी नागरिकता है, राज्य की एकल नागरिकता है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, या भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता है? बताइए इसका। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर नागरिकता किस प्रकार की चलती है? सब जगह आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो क्या आपको नागरिकता लेनी पड़ती है वहाँ की? नहीं ना, पूरे देश में एकल नागरिकता चलती है, मतलब संपूर्ण भारत की नागरिकता एकल नागरिकता चलती है। फिर 25वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था संविधान सभा की बात। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सरदार पटेल। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन थे। इनमें से हमारा होगा सरदार पटेल। इसमें जो है सारी चीज़ बहुत बार पूछा जाता है आपका कि कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका, जिसमें इसको याद रखिएगा। फिर संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी पूछा गया है 1-2 बार। ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक।
फिर उसके बाद आगे पढ़ते हैं, प्रांतीय संविधान समिति के बता ही दिया, सरदार पटेल थे। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से बताना है। जल्दी से आंसर बताइए इसका। हमारा क्या होगा इसमें? हमारा होगा इसका बी ऑप्शन होगा सही। पेन ले लें पहले। बी है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है हमारे रक्त का दाब। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आएगा 27 नंबर। 27 नंबर होगा 27वां, जीव विज्ञान नाम दिया है किसने? अरस्तु, लैमार्क, डार्विन या लिनियस ने। इन चारों में से हमें बताना है। अरस्तु लिखा है, लैमार्क लिखा है, डार्विन लिखा है, लिनियस लिखा है। जीव विज्ञान का नाम दिया है किसने, ये बताना है हमें। इसमें लैमार्क ने जीव विज्ञान का नाम दिया है। जीव विज्ञान नाम लैमार्क ने का दिया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। इसके बाद में हम लोग, जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको रुकना नहीं है कि यहाँ इंतज़ार करेंगे अब रिज़ल्ट आएगा फिर हम आगे पढ़ेंगे। हम तुरंत का तुरंत, अगर आपको नौकरी चाहिए तो दूसरे से आगे होना पड़ेगा। तो उसको आगे होने के लिए आपको इसके बाद जस्ट मैं स्टार्ट करूँगा लेखपाल और जूनियर असिस्टेंट के लिए आपकी पूरी प्रॉपर क्लास, उसको आप ज्वाइन करिए। डेली क्विज़ होगा, डेली उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी, और डेली क्लास रहेगी आपकी बिना गैप किए हुए। तो उस चीज़ को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद रिवीजन भी होगा और आपका सिलेक्शन उससे कंफर्म हो जाएगा। तो उसमें अब इंतज़ार ना करिएगा कि हम पहले इंतज़ार कर लें और सो लें पहले कुछ दिन, फिर उसके बाद में आगे होगा। तब तक में दूसरा जो है आपसे ज़्यादा पढ़ाई करके फिर आपकी सीट ले जाएगा। तो आपको अगर चाहिए नौकरी जल्द, तो दूसरे से एक कदम आगे रहना होगा। तो अभी से ही तैयारी इसके बाद तुरंत शुरू कर दीजिएगा। ये गलती मत करिएगा। गलती जो इस तरह से करता है छोटी छोटी, फिर उसको बाद में पछतावा होता है कि अगर मैंने ऐसे नहीं किया होता तो हमारा फ़ायदा हो जाता है। देखिए, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। नहीं ठीक, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, इनमें से चारों में से बताना है हमें ये कौन सा होगा। इसका ऑप्शन होगा सेलुलोज। सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। फिर आगे देखते हैं, उन्हीं अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 29। फोटोवोल्टाइक सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से या भूतापीय ऊर्जा से। इनमें से हमें बताना है कि किससे संबंधित है। हमारा फोटोवोल्टाइक सेल जो है हमारा सौर ऊर्जा से संबंधित है। सॉरी, उड़ गया ये, तो वापस लाते हैं। हाँ, सौर ऊर्जा जो है हमसे संबंधित है हमारा फोटोवोल्टाइक सेल। फिर हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का 30वां, जो है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ये हमारा है प्रकाश की, समय की, प्रकाश की प्रवणता की या खगोलीय दूरी की। चलिए, इसमें जो है हमारा किसका हो जाएगा, ये खगोलीय दूरी की यह है। ठीक, ये होता क्या है 9.46। ये भी पूछा जाता है आपका 10⁻15 मीटर दूरी के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। ठीक, ये चीज़ हो गई। इसके बाद में आपका ये आज का क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया। 30 क्वेश्चन जीएस के जो थे वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद में हम और आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको चाहिए इस तरह से पेपर क्वेश्चन, तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जिसमें मुझे समझ में आए कि हाँ, मेरा बनाने का कुछ बेनिफिट, कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ठीक, तो इसलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिसमें और लोग भी जुड़ें और लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक, चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।